सभी को क्लियर है जी? ये आर्टिकल 33 क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट टेक अवे कर सकता आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को। और आर्म्ड फोर्सेस के राइट कौन से हैं, मतलब कौन सी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये भी समझ आना चाहिए। जितने भी फोर्सेस हैं, लाइक इवन इन द फोर्सेस अगर कोई कारपेंटर है, कोई कॉबलर है, कुछ भी, दे विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनके भी फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। ये क्लियर है जी? 34 में हमने बात की थी मार्शल लॉ की, कि अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। यही चीज बात की थी आर्म सिटीजन्स के भी, क्योंकि वो एक तरह का मिलिट्री रूल होगा वहां पर। तो जैसे 33 में जो आर्म फोर्सेस है ना, तो जैसे एक्स सर्विसमैन उनके राइट्स भी छीन सकते हैं, या फिर जब वो सर्विस में होंगे तभी छीन सकते हैं? इसमें 34 में कह रहे हैं कि 33 में? 33 भाई आर्म्ड फोर्सेस जो इस समय फोर्सेस में रिटायर हो गया उसके बाद थोड़ा यार उसमें जैसे कई बार जैसे बुक्स निकालते हैं एक्स सर्विसमैन बुक्स निकालते हैं, तो उसमें कई बार उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वो लेना पड़ता है। हाँ, तो वो कोई चक्कर नहीं यार, मेरी बात नहीं समझा। वो राइट्स किस बेसिस पे छीने यार? अगर वॉर वाली सिचुएशन है, कल को कोई रिबेल कर दे फोर्सेस में, उस कारण समझ गए? ऐसा कई बार हो सकता है ना कि फोर्सेस में यू स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट समबडी, इन दैट केस दोज राइट्स आर टू बी टेकन अवे एट टाइम्स। 34 भी क्लियर है, मार्शल लॉ जब लग रहा है तो फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। 35 कहता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर चेंज करना है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। ये भी क्लियर हो गया जी? इज एवरीवन क्लियर? लेट्स नाउ स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडेज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तकरीबन क्वेश्चन आए रहते हैं डीपीएसपी पे। लेट मी डिस्कस दैट टॉपिक ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इस बार अगर आपको याद हो, इस पे क्वेश्चन भी था, याद आ रहा है कि नहीं? दिख रहा पीछे? क्लियरली विजिबल है? तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबसे पहला दिमाग में आता ये है क्या जी? कहते क्या, मीनिंग क्या? जैसे फंडामेंटल राइट्स होते क्या, समझ आया था। डीपीएसपीज है क्या? दीज आर बेसिकली द प्रिंसिपल्स विच द गवर्नमेंट शुड फॉलो और द डायरेक्शंस, क्लियर है, टू द स्टेट विच गवर्नमेंट शुड बी, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट शुड फॉलो दीज प्रिंसिपल्स वाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी। प्रिंसिपल्स जैसे हमें बचपन में प्रिंसिपल्स हमारे दिमाग में है कि माँ बाप ने हमेशा हमें सिखाया सच बोलना चाहिए हमेशा, ये प्रिंसिपल्स ही हैं। गरीब का भला करना चाहिए, बड़ों का इज्जत करना चाहिए, ये सुने हैं। तो ये गवर्नमेंट में तो ये प्रिंसिपल्स नहीं हुए। गवर्नमेंट में क्या है, जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं, द वन हु आर लाइक द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, विमेन, क्लियर है, या इकोनॉमिकली पुअर, इन सेक्शंस का प्रोटेक्शन करना सरकार का कर्तव्य है। तो ये सरकार कोई भी पॉलिसी लेगी, लेट्स सपोज एग्जांपल यूपीएससी का फॉर्म भरना होता है, तो आपने देखा होगा फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द एससी एसटी और विमेन आल्सो आर रिमिस्ड, उनको फीस नहीं भरनी पड़ती। दैट्स लाइक दे आर फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स वेयर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू encourage these people, that is like they are trying to follow the principle, directive principles of state policy. Understood? कहने को तो किसी को नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, सरकार ने कोई आंदोलन पे नहीं बैठा कि ऐसा होना चाहिए, but they try to do it because these are the principles. Are you getting it? क्लियर हुआ जी बात? तो ये प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डीपीएसपीज कहते हैं। लाइक इसमें हम कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरीज में प्रिंसिपल को, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स और गांधीयन प्रिंसिपल्स। नॉर्मली आपके नोट्स जो है आपको मिले उसमें ऐसा है कि उसमें क्लासिफाई कर रखे हैं, ये सीधा क्लासिफाई के टर्म्स में ही बता रखा, बट आई विल ट्राई टू गिव इट 2 डिविजन्स। मतलब आपको एक तो पहले प्रिंसिपल्स दिखाऊंगा कौन कौन से गांधीयन है, कौन से सोशलिस्ट है, कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल है। बाद में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपको याद करने हैं। फंडामेंटल राइट्स के याद हो गए हैं सभी को, तो दोस्त डीपीएसपी के भी आराम से याद हो जाएंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन, इजीली यू कैन रिमेंबर ऑल द डीपीएसपीज विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। समझ आई बात जी? अब अगर मैं डीपीएसपी को डिफाइन करूं, पहले तो मैंने बताया कि ये पार्ट 4 में है हमारे संविधान के। हमने कल बात की थी परसों, फंडामेंटल राइट्स आर इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
नाउ आई एम सेइंग द फंडामेंटल राइट्स DPSPs आर इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एम आई क्लियर टू यू? तो ये जो DPSPs हैं किसमें है? पार्ट 4 में, फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51. ये भी पॉइंट क्लियर है नहीं? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारे DPSPs दे रखे हैं. और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया DPSPs का हमने? आयरलैंड से. याद रखिएगा जो DPSPs हैं दे ब्रिंग कौन सा जस्टिस टू द पीपल? सोशल और इकोनॉमिक. आपको याद होगा हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स ब्रिंग पॉलिटिकल जस्टिस, बट DPSPs ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, और यू कैन से दे गिव सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री. लॉजिक समझ आया जी अभी? पक्का? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी तक हमने प्रेम्बल पढ़ा. प्रेम्बल जस्टिसाइबल है कि नॉन जस्टिसाइबल है? नॉन जस्टिसाइबल. फंडामेंटल राइट्स जस्टिसाइबल है कि नॉन जस्टिसाइबल है? जस्टिसाइबल. 32 कह रहा है आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन जो आर्टिकल जो अपना पार्ट 4 है ना DPSPs, दे आर नॉन जस्टिसाइबल. दे आर नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स. नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स मतलब अगर सपोजली सरकार ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रही तो आप ये नहीं कि कोर्ट चले जाओगे. ऑलरेडी कितने प्रिंसिपल्स हैं जो अभी तक फॉलो नहीं किए गए इस देश में, तो कोई चक्कर नहीं. सो दे आर जस्ट नॉन जस्टिसाइबल. क्लियर हुआ? एक और पॉइंट टू बी नोटेड है, रादर ये सारा जो मैं बता रहा हूँ अभी नॉन जस्टिसाइबल वाला पॉइंट, ये आर्टिकल 37 में दिया हुआ है. इवन दो DPSPs नॉन जस्टिसाइबल हैं, तो आपको लगेगा ये तो इनका कोई फायदा ही नहीं है. नेचुरल सी बात है, प्रिंसिपल्स हैं, जब नॉन जस्टिसाइबल है तो कौन फॉलो करेगा? बट ये भी लिखा हुआ बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. डू रिमेंबर दिस. जो DPSPs हैं दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. लॉजिक समझ आ रहा है सभी को? आर यू क्लियर अबाउट दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग? DPSPs आर नॉन जस्टिसाइबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. कहीं ना कहीं दिमाग में पहले ही आता है अगर नॉन जस्टिसाइबल है तो पावरफुल ही नहीं है, इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. इसलिए साथ में लिखा इवन दो दे आर नॉन जस्टिसाइबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ताकि सरकार इसको सीरियसली ले. क्लियर हुई बात? कारण भी है नॉन जस्टिसाइबल रखने का. हर प्रिंसिपल को जरूरी नहीं अगर आपको बताया गया बचपन में सच बोलना, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको सच बोलने से प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर है? तो सच थिंग्स आर आल्सो दे हैव थॉट अबाउट दिस थिंग. क्लियर हुई बात जी DPSP की? नेक्स्ट आइए सर, आप पहले देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया. ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर? 36 to 51 ये देखिए सारे पॉइंट्स दिमाग में क्लियर है पूरे? जो भी बात की है इन्हीं पे की है. बढ़े आगे. हाँ जी क्लियर है? और पार्ट कौन सा? ये 4, चैप्टर 4 है हमारे संविधान का. और किस आर्टिकल से कहाँ तक? 36 से लेके 51 तक. क्लियर है जी? ये नेक्स्ट आइए फिर. व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ DPSPs? जो मैंने कहा 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है. वन इज गांधीयन प्रिंसिपल्स, वन इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, अदर इज लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. इस चीज़ को भी समझना जरूरी है जी. एक्चुअल में गांधीयन प्रिंसिपल या सोशलिस्ट प्रिंसिपल में फर्क क्या है? वो चीज़ सोशलिस्ट का मतलब हमने प्रेम्बल में पढ़ा था, समाजवाद. और समाजवाद में किसका? समाज का भला करना. और समाज में किसका भला करना? जो ऑलरेडी पुअर है, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से है, औरत है. आपको अगर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स देख रहे हो सभी में एक ही चीज़ दिख रही है. इन सभी पॉइंट्स में ऊपर जो टॉप में दिए हुए हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या लिखा? पहला क्या लिखा हुआ? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. अमीर को लाइवलीहुड तो आराम से मिल रहा है. लाइवलीहुड का मतलब समझते? अपने गुजारे के लिए कुछ पैसे. अमीर को नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती. यहाँ ऑलरेडी हु इज एस्टैब्लिश्ड. somebody who is a very poor section of the society, हर सोसाइटी में होता है, उसको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले. ये समझ आता है? अरे को इसी के तहत सरकार ने नरेगा शुरू किया. भी चाहे गांव में है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई ना कोई काम करने को तो
अफसर मिले तो वो इसी से मिलेगा एंड देन ही विल वर्क और कुछ कमा सकेगा। क्लियर हो गया? सो आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू पीपल, एक तो ये दिमाग में क्लियर हो सोशलिस्ट में ही आएगा, समाजवाद में ही। दूसरा ये भी क्लियर हो गया कि ये प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा। क्लियर हो गया जी? है नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर हेल्थ कार्ड केड़े आ गए, रुक जा दोस्त। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब एक चीज चेक करिए, जब व्हेन यू एंटर दिस मार्केट, अब कोई जो गाड़ी पे आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, उसको देना पड़ता है पैसा पार्किंग का। हमें तो लगता है ये बुरा कि भाई हमें पैसे चार्ज करते रहने। तो ये एक तरह का तरीका, एक तो सरकार की इससे कलेक्शन होगी, उनसे पैसे लिए जाएंगे, वापस बांटे भी तो सरकार वहीं पे लगाएगी। सो दिस इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि वही जो पैदल आ रहा है उससे तो नहीं चार्ज किया जा रहा। द वन हु इज कमिंग विद द कार डेफिनेटली ही शुड बी पेइंग सर्टेन अमाउंट। इनकम टैक्स है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, कुछ भी होता है तो आपका टैक्स का स्लैब बढ़ता है। एग्री? जो जितना ज़्यादा अमीर होता है उतना ज़्यादा टैक्स भी पे करना शुरू करता है। परसेंटेज ही है, आप और अमीर हो गए उतनी परसेंट कटता जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रही है। लॉजिक समझ आ रहा है? कोई आप बड़ी गाड़ी लेते हो, आपने ये भी देखो एक साइज से बड़ी गाड़ी हो, फॉर्च्यूनर 40-50 लाख की है, कायदे से कीमत उसकी 15 लाख है, सरकार के टैक्स है उसके ऊपर इतने बढ़ा दो, उससे क्या होगा? सरकार को पैसे देगा तो वो सरकार आगे लगाएगी कहीं। लॉजिक समझ आ रहा है? तो ये भी सरकार फॉलो करने की कोशिश कर रही है। एम आई क्लियर टू यू? मटीरियल रिसोर्सेज अमंग ऑल क्लासेस एंड टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। कोशिश ये भी सरकार की होगी कि कुछ ये ना होगी पैसा सिर्फ कुछ ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हो, बाकियों के पास हो ही ना, उससे और इनइक्वालिटी होगी। पर वैसे अगर हम बात करें पूरी दुनिया में ही इनइक्वालिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर दुनिया की है ना, वो है डिस्पैरिटी। इनइक्वालिटी मीन्स डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक्स में इसका काम बहुत है जी। आपके पेपर में शायद इस बार ही आया था लॉरेंस कर्व, या लॉरेंस कर्व और गिनीज कॉफिशिएंट। सुना हुआ ऐसा वर्ड कोई? किसने सुना हुआ? कहाँ सुना? हाँ, तूने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है? हाँ, और बैकग्राउंड भी नहीं है इससे, बहुत बढ़िया। एक्चुअली दिखाता है पूरी दुनिया में, अगर मैं बात करूँ ना रिसोर्सेज की, पैसे की किसके हाथ में? सिर्फ 10% दुनिया में, 10 भी नहीं, टॉप 1% इज हैविंग मैक्सिमम वेल्थ। बाकी सारी दुनिया ऐसे ही है। अगर हिंदुस्तान की भी बात करूँ तो 10 से 15% है जिसके पास सारी, मतलब हिंदुस्तान की 90% वेल्थ है, बाकी सब टाइम पास कर रही है। तो ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार उनसे सारे पैसे लेके बांटना शुरू कर दे, पर सरकार हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगी सो दैट द प्रिवेंट किया जाए एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। सोचा यही गया, क्योंकि आपको याद होगा कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। कैपिटलिज्म में जो अमीर है वो और अमीर हो, सरकार नहीं करती, उसमें है क्या? द वन हु इज हैविंग, अब अगर एग्जांपल हो कैपिटलिज्म क्या था? पूंजीवाद। अब अगर आपके पास अगर एक एग्जांपल है, रिलायंस है, रिलायंस के पास ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही है, ऑयल में धंधा बहुत तगड़ा चल रहा है। अब मेरे को धंधा कहीं और भी चलाना है, मैं होली होली ऐसा बन जाऊंगा पूरी दुनिया पे कब्जा, मतलब सारे इंडिया के रिसोर्सेज पे मेरा कब्जा इजीली करेगा जिसके पास पैसा ज़्यादा। एग्जांपल समझते हो? अगर आपने देखो अपने शहर में शायद खुले होंगे पहले पहले रिलायंस फ्रेश, अपने यहाँ पे मोहाली में कई जगह पे खुले, पंजाब में हरियाणा में खुले रिलायंस फ्रेश, सब्जियाँ बिकती हैं वहाँ पे। पर उससे हुआ क्या, जो आसपास के जो नॉर्मल जो थे ना सब्जी वालों का काम ठंडा पड़ गया। एक तो कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है भाई एसी में जाना, और हमें अंग्रेजों वाली फीलिंग आ रही है भी ठंडे ठंडे में जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं सब्जियाँ, और सस्ती भी मिल रही हैं वहाँ से। उससे क्या हो रहा है, द वन हु इज रनिंग दिस शो ही इज गेटिंग और वेल्थ, बिकॉज जब किसी के पास एक लेवल तक ज़्यादा आ जाएगा ही विल ट्राई टू टेक अप मोर बिजनेसेस अंडर हिम। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा वो जो अपना चल रहा था शो, ये जो IPL था, जियो सिनेमा पे फ्री दिखाया,
क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसा हो चुका है। दे कैन ईजिली रुइन एनी कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर को हटाना है वो तरीका इनको पता है। एक बार ही कॉम्पिटिशन हट गया तो काम ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं ये नहीं कह रहा, वो एक एग्जांपल है जो कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और मकसद यही है कि अपना प्रॉफिट बढ़ाना। पर यहाँ पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया जी? पहला पॉइंट क्लियर है जो पहले हमने क्या बात की, लाइवलीहुड मिलनी चाहिए। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ, मतलब इतना ना वो वेल्थ सारी एक ही हाथ में चली जाए और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो बराबर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और स्पेशली विमेन के साथ या कई बार ऐसे सेक्शंस के साथ होता है। एक एग्जांपल लेता हूं सबसे बेस्ट। कभी भी जो जितना लोअर सेक्शन है ना, वो बेचारा पूरी उम्र काम करता रहे। तब मैं अपने घर की बात बताऊं, बाहर की क्या कहनी। हमारी औरतें एक्सेप्ट नहीं करेंगी अगर संडे को काम वाली छुट्टी कर ले। तुम चाहते हो छुट्टी मिले तुम्हें, एवरीबडी वांट्स अ हॉलीडे, बट यू वॉन्ट अलाउ अ सर्वेंट जो आपके घर पे काम कर रहा है उसको वहां पर छुट्टी भी दूं। दैट इज लाइक अ इनह्यूमन। दैट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसको संडे के काम करने के पैसे तो दो एक्स्ट्रा। आपने खुद पे प्रिंसिपल लगाया 8 घंटे, 5 दिन काम करना, 6 दिन काम करना, उनका क्या? अंडरस्टूड? सो दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एंड कई बार तो लेबर क्लास में विमेन को पैसा ही कम दिया जाता है। यू मस्ट हैव सीन, जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पर भी कर रही, दे आर नॉट गिवन इक्वल फंड्स। सो दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूं, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, कई बार यार पैसा लेना उसने, उसको इन ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब जैसे मैनुअल स्कवेंजिंग सुना, गटर में डाल जाता बंदा, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हैविंग मनी ही विल गो टू इनटू दीज वर्क्स। तो ये भी आपने सुना होगा, मैनुअल स्कवेंजिंग एक्ट आया है, अब से ये बैन है, मैनुअल स्कवेंजिंग नहीं होगी। मैटरनिटी रिलीफ, औरत अगर प्रेग्नेंट है तो कंपनी को देने पड़ेंगे पैसे 6 महीने तक, even if she is not working, but she has to be given 6 months. Not only this government agencies but also private. तो ये प्रिंसिपल्स हैं, समझ आई बात? इन सभी में आपको या औरत का दिख रहा है या गरीब का दिख रहा है, यही दिख रही है चीज़ें, इसलिए इनको सोशलिस्ट में कैटेगराइज करेंगे। पेपर में 2 बार IAS में क्वेश्चन पूछ चुका है, आपने पेपर में IAS में आया हुआ प्रीलिम्स में, कि इनमें से कौन सा गांधीयन है कौन सा सोशलिस्ट है। तो ये अंदाजा होगा सोशलिस्ट कौन से होंगे। अब अगर गांधीयन में कैटेगराइज करें तो गांधी का थोड़ा बहुत लाइफ का अगर हिस्ट्री पढ़ी है, कुछ भी सुना होगा, गांधी चरखा करते थे। चरखा क्या था, सिंबल क्या था चरखा, मींस व्हाई वाज इट सिंबल फ्रॉम गांधी? खादी बनानी, पर उसका सिंबलाइज क्या करता था वो? नॉट स्वदेशी, सेल्फ रिलायंट। आप घर पे कत के अपना गुजारा कर सकते हो, सेल्फ रिलायंस। आज अगर सबसे बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम किस चीज़ की है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा, बड़ा शहर होता जा रहा है, ना आपको यहाँ पे प्योर पानी, ना प्योर दूध, ना प्योर कुछ, और दुखी रंग से है। बैठने को बेड भी इतना आधा दिया हुआ है। कारण बिकॉज ये तो अभी आप तो फिर भी वेल ऑफ फैमिली से हो, ठीक ठाक फैमिली से हो। समबडी हु कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर सेक्शन, हाउ ही विल एंटरटेन, कि यहाँ पर अर्बन एरिया में आगे गुजारा कैसे करेगा? वो बेचारा दिहाड़ियाँ लगा लगा के अपना खाना ही पूरा कर पाता है। द थिंग इज, आपको वहाँ पर जो जहाँ से आ रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। तो गांधी से वहाँ से आपको आता है कॉटेज इंडस्ट्रीज। खादी ग्राम उद्योग गए हो कभी? सुना हुआ है? सरकार चला रही है खादी ग्राम उद्योग, सब चीज़ें वहाँ पर मिलती है, साबुन बने हुए हाथों से बनाए हुए या कुछ ऐसा, या खद्दर की चीज़ें बेचते हैं। बड़े बड़ी एक PSU है सरकार का, एक छोटी एजेंसी है। तो वो क्या है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे। लिज्जत पापड़ सुना है? लिज्जत पापड़ भी गांव गांव में पापड़ बन के उनको इकट्ठा करके बेचा जाता है। शॉल बुनती हैं औरतें गांव गांव में। तो वो क्या, एक तरह की विमेन को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया जा रहा है, सेल्फ रिलायंट बनाया जा रहा है।
शी नीड नॉट टू डिपेंड ऑन एनीवन, शी नीड नॉट टू गो टू अर्बन एरियाज। अंडरस्टूड? दीज पीपल कैन हैव एवरीथिंग एट देयर ओन। तो ये है कि सरकार को कोशिश करना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए। लॉजिक क्लियर है जी? होता गया पुट्ठा, वहां पर भी जाके कब्जा करने पड़ेगी बड़ी कंपनी। ठीक है भाई, हम करेंगे, उसको भी धंधे को अच्छे से बनाएंगे और वो बेचेंगे। सो दीज आर कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। क्लियर हो गया? आर्टिकल 43 में हम देखेंगे। इसी प्रकार गांधीयन प्रिंसिपल में आता है विलेज पंचायत, क्योंकि गांधी का कहना था हमारा भारत बसता गांव में, तो वहीं से टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो वो भी गांधीयन प्रिंसिपल था। और गांधीयन आपने एग्रीकल्चर को मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे लाया जाए। रूरल एरियाज को अगर ग्रो करना तो आपको इनको एग्रीकल्चर को सभी को मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे लाना चाहिए। और गांधी ने सुना कभी नॉनवेज की बात की, तो ब्रिंग अ बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काउज एंड एनिमल्स। कोई भी दूध देने वाला जानवर या ड्रॉट एनिमल जो खींचने वाले, उनको मारना नहीं है। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में था। क्लियर है? ये मिल रहे हैं सारे प्रिंसिपल। ना दारू पी, सुना कभी गांधी जी दारू पीते थे? वो भी नहीं है। टू ब्रिंग अ बैन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स और न्यूट्रिशनल हेल्थ। देखे एब्स उनके? तो देखे मैं करूँ, देखने चाहिए थे, एब्स हैं पूरे। ये जान के नहीं दिखा रहे मीडिया वाले फोटोज में। ऐमें थोड़ा शर्ट उतार के घूमते थे। नेक्स्ट आओ। एक्चुअल में गांधी इज ए प्रॉपर केस स्टडी। हाउ दैट पर्सन बिकेम अ टू फेमस इन दिस होल कंट्री। इस समय तो सोशल मीडिया भाई 2 मिनट में फेमस हो जाओ, या टीवी या कुछ भी होता था तब। अब उस समय तो ये कुछ भी नहीं था। हाउ ही वॉज एबल टू रीच टू द मासेस, दिस इज अ बिग चैलेंज and big thing to discuss. I hope everybody agree. And he was able to convince lot of people. How did the people follow him? हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों? इसीलिए तो पढ़ते हैं भाई। हिस्ट्री से हम सीख पाए कौन सा जो बना लीडर हमारे देश का, वो कैसे बना, what was his mindset, what was he doing that he became so famous. अब यही चीज़ हमारे मोदी जी और गांधी जी, राहुल गांधी यही फॉलो करके कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांधी वॉज कनेक्टेड टू द मासेस। आप जब पढ़ोगे ना थीम्स वाली हिस्ट्री में किताब में, उसमें दिखेगा कि गांधी जब आए भी ना साउथ अफ्रीका से, आप सोचो साउथ अफ्रीका से जब आया गांधी तो सभी को पता चला गांधी आ गया, गांधी आ गया, किसी को नहीं पता था। सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे सारे अमीरों का लगा हुआ था, आराम से अमीर अमूर बैठे हुए थे, पढ़े लिखे लोग। वहाँ पर जाके स्पीच दी कि भाई सब, अगर देश को आज़ादी चाहिए, देश को गरीबी से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले मासेस के साथ कनेक्ट करो। पहला छक्का मारा ये, उसके बाद फेमस है भाई। उसके बाद हर जगह पे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, वहाँ पर भी मासेस का कनेक्ट किया। कांग्रेस ऐसे ही ले लेती गांधी को, उस समय थोड़ा कोई जानता था गांधी, जब गांधी आया भी 1915 में। सो दैट इज़ व्हाट ही कनेक्टेड एंड देन ही कनेक्टेड विद द मासेस। लॉजिक समझ आया जी? दिस इज हाउ इवन अब क्या ये राहुल गांधी को अचानक सपना कहा है पद यात्रा करनी शुरू कर दे, वो इसी चक्कर में है। एवं नहीं, मोदी जी भी कह रहे कि मैं, कभी कहते मैं ओबीसी हूँ, अंडरस्टूड, कभी कहते मैं चाय वाला हूँ। मे बी ही इज नॉट, मे बी नॉट, बिकॉज कनेक्ट विद मासेस। मासेस गरीब है भाई, मासेस रूरल इंडिया में है, तो वो कनेक्ट बनाओगे तब आपको वोट मिलेगी। अगर आप कनेक्शन ही नहीं बनाओगे, अमीरों को वोट कितने उन्हें देने, आधों ने तो आल्स में आना ही नहीं है, धूप में कौन जाएगा, आधे जाते ही नहीं है वोट करने। अंडरस्टूड? दैट इज हाउ दे हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्सन हाउ टू कनेक्ट विद द मासेस। इज एवरीवन क्लियर? इवन आपको याद होगा गांधी ने वर्ड दिया था हरिजन, हरिजन नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया था फॉर द दलित्स। वो क्यों? हरि के जन, भगवान के जन, सो दैट दे ऑल्सो फील लाइक दे आर, ही इज कंसिडरेबल अबाउट हिम, अबाउट अस। एम आई क्लियर टू यू? तो कहीं ना कहीं यही चीज़ अगर आप चेक करो, सेम चीज़ है यार। अगर तुमने इतिहास पढ़ा ना,
तो आपको स्लोली स्लोली चीज़ें समझ आएंगी कि वो तब के प्रिंसिपल्स आज भी पॉलिटिक्स में फॉलो हो रहे हैं। डिसेबल्स को कह दिया दिव्यांग, तो बंदा आप ही खुश हो ना भी हमें कुछ ये अपंग इतना गलत लगता है, ऐसा वर्ड कहा तो अच्छा भी लग रहा है। दैट इज हाउ दे हैव ट्राइड टू डू इट। एम आई क्लियर टू यू? देयर आर सर्टेन पाथ्स व्हिच हैव बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हिच आर बीइंग फॉलोड। यहाँ तक कि यार आज भी जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आज भी पॉलिटिशियन यही तो यूज करते हैं यहाँ पे कहीं पे भी। जब आप इलेक्शंस को समझोगे, दे विल ट्राई टू डिवाइड, जितनी जल्दी डिवाइड होगा उतनी जल्दी रूल आएगा। वी विल अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया जी सभी को? गांधीयन प्रिंसिपल भी दिमाग में बैठ गए। अगला देखें लिबरल और इंटेलेक्चुअल। लिबरल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिबरल? लिबरल मतलब स्वतंत्र, सोच स्वतंत्र, ओपन जिसको कहते हैं। आजकल तो इसको लिबरांडू भी कह रहे हैं कहीं। ये लोग कुछ ज़्यादा ही देश में लिबरलिज्म ला रहे हैं, तो बहुत गलत है। इन अ सेंस यू कांट से ऑन दिस बेसिस। आपने ये वर्ड पढ़ा, लिबर्टी से वर्ड आता है लिबरल। लिबर्टी इज आज़ादी, तो लिबरल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड इंटेलेक्चुअल्स। अब इन प्रिंसिपल्स में आपको देखेगा कोई भी धर्म की बात नहीं है, कुछ ऐसी बातें नहीं। क्या बातें कर रहे हो? एक तो बात कर रहे हो इन्वायरमेंट को बचाना, देश में जो नेशनल हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, उनको बचाना। आप बात कर रहे हो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव की बात कर रहे हो। क्लियर? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहे हो। ये सारे प्रिंसिपल्स कैसे हैं? लिबरल, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना। एम आई क्लियर टू यू? सो ऑल ऑफ दीज आर नॉट गांधीयन, नॉट सोशलिस्ट, दीज आर लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। क्योंकि तकरीबन 90% जनता को ना यही कहा रहा होता है कि यार मैं याद कैसे करूँ, रट्टा मारना शुरू करते हैं हम, गांधीयन कौन से हैं, वो कौन से, सोशलिस्ट कौन से। पर हकीकत में ये याद अपने आप ही हो सकते हैं अगर आप उस लॉजिक को समझ पाओ कि क्या कहना चाह रहे हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, गांधीयन का मतलब क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है। एक क्लियर है जी सभी को? अब आता है, अभी तक कहानी सुनाई है, टाइम पास बढ़िया हो गया। अब आ रहे हो आर्टिकल्स में, जो याद होने चाहिए आपको, प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 36 डिफाइंस द वर्ड स्टेट विच यू हैव अंडरस्टूड इन द आर्टिकल 12, इट्स द सेम। सो आर्टिकल 36 क्या कहता है? ये वर्ड डिफाइन करता है स्टेट का, जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा वही सेम। स्टेट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट एट द सेंटर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द गवर्नमेंट एट द स्टेट। क्लियर है जी? लोकल गवर्नमेंट्स, ये सारा वही डिफिनेशन यहाँ पर 36 में है। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड स्टेट हियर मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी। लॉजिक क्लियर है जी? अभी नेक्स्ट बढ़िए। 36 के बाद आर्टिकल 37, DPSPs आर नॉन जस्टिसाइबल। लिखा, जस्टिफाई किया कि संविधान बनाने वालों ने नॉन जस्टिसाइबल क्यों कहा। चाहे वो नॉन जस्टिसाइबल है, पर फिर भी दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया जी? इवन दो DPSPs आर नॉन जस्टिसाइबल बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। डन? आइए फिर अगला देखते हैं। 38 में अगर आप चेक करो तो बात करें वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू प्रमोट वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या है? अगर आप पढ़ो, टू क्रिएट अ सोशल ऑर्डर एंड द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। द सोशल ऑर्डर का मतलब क्या? समाज में बनाए रखनी शांति, और जो अमीर गरीब का जो फासला है उसमें ज़्यादा नहीं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ये ना हो कि अगर आप बात करो पॉलिटिकल जस्टिस शुड बी अवेलेबल विद इकोनॉमिक पर्सन। ऐसा थोड़ा राइट टू वोट तो सभी को ना, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है। कुछ बेसिक राइट्स तो सभी के पास है ना, तो वो सरकार को कोशिश करनी है। अगर आप गरीब भी हो तो आपको कहीं ना kहीं हॉस्पिटल में जगह तो मिलती है, यू हैव सर्टेन राइट्स कि आपको ट्रीट किया जाए। दीज आर बेसिकली बेसिक थिंग्स। ये है वेलफेयर।
सरकार कई बार आपको ये भी देखा कि कई योजनाएं शुरू करती बच्चों के लिए, लड़कियों के पढ़ाई के लिए। ऑल दीज थिंग्स विल बी द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशली, औरत, ये सभी, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, एवरीबडी शुड बी टेकन केयर। बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर 44th अमेंडमेंट डीपीएसपी पे एक चीज़ बता दूँ, इस बारी तो आपको याद होगा आर्टिकल 51 पूरा पूछा था कि क्या क्या आता है उसमें। एक ये क्वेश्चन फेमस है, एनडीए पे इससे भयानक क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ किस अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। मतलब डीपीएसपी में यू विल फाइंड 44th अमेंडमेंट, यू विल फाइंड 42nd अमेंडमेंट, यू विल फाइंड 86th अमेंडमेंट, 97th। क्लियर है? अपने पता होना चाहिए कौन सी अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ किस में ऐड हुई है, ये इंपॉर्टेंट है जी। समझ आई बात? तो पहला हम देख रहे हैं 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ 38 में, जहां पर हमने बात किया कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन द स्टेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। क्लियर हो गया सभी को जी? और पक्का क्लियर है 44th अमेंडमेंट केड़े आर्टिकल च? खून पीने एक अमेंडमेंट 4 चीज़ें चेंज करता है। अगर 42nd अमेंडमेंट तेरे को याद होगा, प्रेम्बल में क्या आया था? 3 वर्ड। उसी 42nd अमेंडमेंट से अगले टॉपिक में बड़े फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। एक अमेंडमेंट कैन चेंज 3-4 थिंग्स, नॉट अ प्रॉब्लम। उस बिल का नाम रखा गया 42nd अमेंडमेंट, उसमें 8-10 चीज़ें अगर चेंज करनी तो कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो बिल्कुल ठीक है, वो भी था, ये भी है। और क्लियर है अभी? अगला बात करें 39, सोशल ऑर्डर बनाए रखना, वेलफेयर स्टेट बनाना। 39 के टू एस्टैब्लिश व्हाट इज नोन एज वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ये पॉइंट पूछेगा जी, जैसे इस बार इंटरनेशनल पीस में 4 लाइनें लिखी थी, और भी इसी प्रकार ये पता चाहिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द लेबर। डू रिमेंबर दिस थिंग। लॉजिक समझ आ गया? आपको पूरा सेंटेंस पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। पक्का क्लियर है जी? 39 भी पक्का। बढ़िया आगे 39A 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। 39A, सरकार को कोशिश करनी चाहिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए टू द पुअर। द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर इज बेसिकली 49A। क्लियर है जी? 39A लीगल एड का मतलब समझ ले, कोई अमीर की गाड़ी में गरीब टपक गया, लग गया, एक्सीडेंट हो गया, सट्टा लग गया, अमीर कहता चलो ये नहीं कि अमीर पैसे दे, हो सकता गरीब की गलती हो, कल को केस हो जाए कोई, ये गरीब केस के तो लड़ लूँ, वकील के पैसे कहाँ से लाएगा? तो सरकार को कोशिश करना चाहिए इनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। लॉजिक क्लियर है सभी को जी? ये पक्का। 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत इन द विलेजेस, पंचायतों को विलेज पंचायत लगानी। समझ आ गया सभी को जी? इज एवरीवन क्लियर? टू ऑर्गेनाइज द पंचायत इन द विलेजेस, आर्टिकल 40 डन है ये भी। नेक्स्ट आइए फिर आर्टिकल 41, स्टेट को कोशिश करनी है प्रोवाइड करना राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। मिल रहा है ये भी? पहले थे भाई जितने अभी पढ़ाए हैं वो आर्टिकल याद हो गए? ये बताइए 36 की याद आ? 37 नॉन जस्टिसाइबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। 38 ऐड हुआ था बाद में, कुछ पहले क्या था? वेलफेयर स्टेट, उसमें बाद में एलिमिनेट इनइक्वालिटी ये सारा। 39 वेलफेयर। क्लियर है जी? 39A लीगल एड प्रोवाइड, ये आर्टिकल याद होने चाहिए थे भाई, सीधा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता 40 विलेज पंचायत स्थापित करना, ये भी क्लियर है जी? 41 टू प्रोवाइड राइट टू वर्क, ये भी क्लियर है? 41 भी राइट टू वर्क प्रोवाइड करना, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करना, और तीसरा टू पब्लिक असिस्टेंस सब्जेक्ट टू इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। जितना सरकार की आर्थिक हो, यह थोड़ा कि होते वधिया AC ला के भी पढ़ो,
एक बेसिक फैसिलिटीज़ जितना सरकार के पास पैसा वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। हौली हौली अब सरकारी स्कूल भी स्मार्ट स्कूल भी बन रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ द इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से हर एक गरीब को, हर एक बंदे को ये प्रोवाइड किया जाए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क ऑल्सो, एंड देन टू पब्लिक असिस्टेंस ऑल्सो। बिल्कुल आ गए एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो राइट है, वो तो मंगेगा राइट भी, राइट टू वर्क नहीं था उसमें, एजुकेशन था। यहाँ पर सरकार पे कर्तव्य है जी। सरकार ने सरकारी स्कूल कॉलेजेस खोले हुए हैं, सरकार कई जगह पर सरकारी स्कूल्स में वो भी देती है क्या कहते हैं इसको, मिड डे मील्स या कुछ भी एक जो कहते हैं स्कॉलरशिप्स, दैट इज टू गिव अ एजुकेशन। वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को देखे हुए यार, अल्टीमेटली एक चीज़ समझो, तुम्हारे सारे डिसीजंस किस बेसिस पे होते हैं? हमारे प्रिंसिपल्स पे। हमारे जैसे प्रिंसिपल्स होंगे वैसे होंगे। तो एक तरह की ये दिशा है, हर एक, इसको कहा गया, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा गया, डीपीएसपी को, ये पेपर में आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। In a sense, these are basically instructions to whom? To the state, that whenever they are doing anything, they should be following these principles. Am I clear to you? Logic समझ आ गया जी? ये 42 क्लियर हो गया? ये 42 किया ही नहीं अभी, 41 किया। 42 याद रखना क्या? एक तो मैटरनिटी लीव, ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। अब ये थोड़ा कि प्रेग्नेंट कोई सपोजली इफ समबडी इज अ प्रेग्नेंट लेडी, उससे आप पूरा बराबर का काम ले रहे हो, ये चीज़ इट शुड बी ह्यूमेन। समबडी जो जिसके मतलब जिसका लेवल है या जो भी चीज़ है जिस समय उस हिसाब से उनसे काम लिया जाए, इसको कहते हैं ह्यूमेन कंडीशंस। अदर देन मैनुअल स्क्वेंजिंग, ये भी चीज़ हम देखा। और मैटरनिटी लीव क्लियर हो गया जी, आर्टिकल 42 क्लियर हो गया। 43 पे 43 सेक्टर कॉटेज इंडस्ट्रीज, लिज्जत पापड़ बना के वहीं पे बेचने जाओ। समझ आ गई बात? इससे याद हो जाएगा। सरकार को कोशिश करना चाहिए प्रमोट करे किसको? कॉटेज इंडस्ट्रीज को। सरकार इसीलिए खादी ग्राम उद्योग चला रही है, सरकारी है ना, ये तो सुना हुआ है। गवर्नमेंट ने हर जगह पे शोरूम ले रखे हैं, 17 में है, सीपी में है, दिल्ली में। They have opened up the showroom so that they can sell the products which are made by these villagers, और उनको उनका व्यवसाय चल सके। क्लियर हुई बात जी? 43 भी क्लियर है। अल्टीमेटली आ जाओ 44 पे, टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री, यूसीसी। ये बार बार मुद्दा न्यूज में रहता ही है। यूसीसी का मतलब क्या है? हमारे देश में 2 प्रकार के कोड होते हैं, एक तो क्रिमिनल कोड, एक सिविल कोड। क्रिमिनल कोड मतलब अगर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, चाहे कोई भी है, अगर मर्डर किया सज़ा सेम है। पर सिविल केसेस हिंदुओं के अलग तरह ट्रीट किए जाते हैं, मुस्लिम्स के अलग, लाइक डिवोर्स, मैरिज लॉज, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, ये सारे लॉज मुस्लिम्स के अलग है, हिंदूज के अलग है, क्रिश्चियंस के अलग है। इससे क्या होता है? यू आर नॉट ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी। क्लियर है? तो इसको भी यूनिफॉर्म करने का सोचना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ था, 75 साल हो गए। अब द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री। ये लॉजिक क्लियर है? ऑलरेडी हमारे देश में एक स्टेट में है ये, गोवा में। क्लियर हो गया जी? ये सभी को समझ आ गया? आर्टिकल कौन सा? 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना। क्लियर हो गया? ये भी सभी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझ आ गया ना? मतलब सभी का। एक्चुअल में अभी स्लोली थोड़ी देर तक मैं बात करूंगा कि कई बारी डीपीएसपी जहां पर ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट आपका कह रहा है कि इन माइनॉरिटीज को एवरी रिलीजन हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। एक तरफ कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो दोनों कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगी? तो किसको फॉलो करना चाहिए? ये आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है वो जस्टिसाइबल है, बट हकीकत ये चीज़ कोर्ट में गई थी।
और फिर कोर्ट में ये मुद्दा उठा था कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी। तो तब कोर्ट ने कह दिया कि ना तो फंडामेंटल राइट ओवर पावर कर सकते हैं डीपीएसपी को, ना डीपीएसपी ओवर पावर कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। इनको एक बैलेंसिंग व्हील की तरह चलना पड़ेगा। जैसे कोई भी कार्ट चलता, 2 टायर चलते हैं, एक टायर पंचर हो गया तो खराब ही है, तो दोनों को बराबर चलना पड़ेगा। बात करेंगे इस पे। हौली हौली जितना तुम नौकरी लग गए तो घर पे अभी तक तुम्हें कहा हमेशा सच्चाई से चलो। जिस दिन तुम्हारा पेपर पार हो जाए, 2 नंबर आ जाए ना, तो सबसे पहले पापा ही आएंगे, पैसे दे देते हैं कि काम हो जाना चाहिए। अभी तक हमें सच्चाई के पाठ पूरे पढ़ाए गए हैं, जैसे मर्जी चलो अपना पढ़ते रहो भी ये चीज़ है। स्लोली स्लोली आपको ही दिखेगा चेंज आते हुए, फिर से आ जाएगा मध्य मार्ग। अगर इस तरफ जाओगे मैं नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, फिर भी आप दुश्मन हो सोसाइटी के। अगर आप सब कुछ ही लेना शुरू कर दोगे फिर भी दुश्मन हो। बीच में चलना पड़ेगा। ये बुद्धा ने कहा था पूरी दुनिया में मध्य मार्ग, और अभी तक हर जगह पे चलता ही है। कहीं पर भी अगर आप सोच के बैठोगे ना भी यार मैं तो फॉलो करके देख लिया, मिला कुछ नहीं। सच बता रहा हूँ, क्योंकि एट दैट स्पॉट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मेरा स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू था, डीएसपी का, फिजिकल हो गया सब कुछ। घर वाले लगे हुए भी यार आज करना पड़ा, क्योंकि पंजाब में चलता नहीं है इसके बगैर। उस समय था कि भाई ऐसा है। मैं कहा मेरे को तो बचपन से आपने सिखाया भी सच बोलना, ये बोलना। और उस समय जेएनयू में था तो जुनून ज़्यादा ही था, ये क्यों करना, क्या पता मैं आईएएस ही बन जाऊँगा, जरूर इधर पैसे पूसे दे गए, ऐसा कुछ होगा। बट देन द थिंग्स स्लोली स्लोली प्रैक्टिकली जब अब जाके चलता है, ठीक ही था वो। समझ गए? तो विद पैसेज ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड देयर विल बी सर्टेन टाइम्स जहाँ पर आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और कहने को मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कह रहा हूँ इनकरेज कर रहा हूँ, जहाँ पे चल रहा चला लो अपना। यू नीड टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स। आर्टिकल कौन से पे चल रही जी? 43 क्लियर हो गया जी अपना। यस सर। 44 भी क्लियर है, आ जाओ 45 पे। मेरा रूममेट है सर, उसकी लड़ाई हुई मतलब 48 सेक्टर में चंडीगढ़ में। तो सर हिमाचली था, कहाँ का था? हरियाणा का था। ले हरियाणवी तो छड़ते ही नहीं कोई। तो सर उसने उसको मारा होगा, उसने रॉड मार दी होगी उसके सर पे। तो जो एसपी का था उसको सर कम सजा हो रही है ना एज कम्पेयर टू उसके दोस्त को ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो एससी लगा दिया ना उसने, मतलब एससी वाले को मारा होगा। हाँ, उसको कम सजा है, मतलब जो ऐसा सजा कम नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बट उसने ये एक्ट डाल दिया होगा कि इसने मेरे को ऐसा बोला, जाति सूचक कुछ चीज़ कही है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि कम सजा या ज़्यादा सजा। सजा बराबर है। क्रिमिनल कोड में भी ये थोड़ा देखेंगे। उसके ऊपर सर वो हुई मतलब तो दर्ज ही नहीं हुआ। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई अगर इनसे है तो वो कोई मर्डर कर ले तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब उससे 3.5 लाख मांगा है वो इस पर। वो तो फिर करप्शन है, वो तो हिसाब ना कि तू है बीच में सोची जा रहा है। तभी कहा प्लेन में आके पता चला हकीकत क्या, पहाड़ों में पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। यहाँ पे ब्रेकअप दूसरे तीसरे दिन लड़ाई पूछी है, जड़ क्या थी? बाइक के पीछे होगी लड़ाई। किसके पीछे? बाइक मतलब बाइक को लगाने के लिए, वो सर्विस के लिए वो ऐसे बैठे थे 15 मिनट तक, उसको रखा 2 घंटे तक उसने लगाई नहीं उसकी बाइक, और उसको वो गर्म हो गया और वो आ गया और लड़ गया था। तू भाई दूर रही है। तू शरीफ बंदा है। बीच में पुलिस केस कई बार दर्शक ही रगड़े जाते हैं। चलिए वापस हरियाणा वाले बंदे से वह थोड़ा डर के ना, मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, जब पता भी चलना कहाँ पे टांग रातों रात ही कट के कहीं और पड़ी है। हैं? किस बैकग्राउंड से? हथियारों वाले से? बहुत है ऐसे जाबाज पैदा हुए हैं यहाँ पे, इनको ही फौज में जाना। लड़ाई नहीं करनी भाई।
अगर कोई पूछे कहना मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ तो लड़ाई लड़ी कानून यार, कोर्ट पे पारी करना है एक दूसरे हो जाता है। मेरी कोई गलती नहीं, यहाँ से मार दिया उसके बाद फिर मैं भी लड़ा। यहाँ से रोड है यहाँ क्यों? तो पीछे से आया ना, वो मारना था किसी और को पड़ेगी मैं। तभी तो कह रहे हैं ऐसे बंदों को साथ घूमना नहीं। मैं तो उसको छुड़ाया था, वो पड़ेगी मेरे को। फिर तूने भी ठोका। अच्छे चलो 45 पे आइए जी। 44 क्लियर है? लेट्स डिस्कस अबाउट द 45 आर्टिकल। आर्टिकल 45 सेज कि एजुकेशन को प्रोवाइड करना सरकार का कर्तव्य है। पहले था, पर बाद में ना 86th अमेंडमेंट आई, इन्होंने क्या चेंज कर दिया, आपको राइट टू एजुकेशन तो दे ही दिया, तो फिर ये इसका तो सेम ही चीज़ होगी, फिर फायदा क्या है डीपीएसपी में। इसलिए यहाँ पर चेंज कर दिया 0 to 6। शुरू से तो था 6 से 14 बच्चों को सरकार को कोशिश करनी चाहिए एजुकेशन प्रोवाइड करे, प्रिंसिपल था, फॉलो करे या ना करे कोई चक्कर ही नहीं। अब जब मैंडेटरी कर दिया राइट टू एजुकेशन से, तो फिर यहाँ पर 6 to 14 वाला कोई लॉजिक नहीं है, तो इसने एज चेंज कर दी 0 to 6। जो 86th अमेंडमेंट से 21A आया था, उसी 86 से 45 आर्टिकल चेंज कर दिया गया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद रहे 6 to 14 की जगह क्या कर दिया 0 to 6। पक्का क्लियर है? आर्टिकल 45। हाँ, चाइल्ड एजुकेशन। हाँ क्लियर है जी? अभी 40। हाँ तो वहाँ पर यार पढ़ जरा सेंटेंस, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पर देनी बच्चों को ज़रूरी है, और जो हम कह रहे थे वो राइट टू एजुकेशन देना की बात कर रहे थे। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट आइए 45 के बाद 46। 46 क्या है? SC ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एजुकेशनली और इकोनॉमिकली सपोर्ट करना सरकार का कर्तव्य है। एवरीबडी गॉट इट? सीक्स टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। ये भी लॉजिक समझ आता है? जैसे आपने देखा होगा द पर्सन्स फ्रॉम द वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीक और SC, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। दैट इज द थिंग द गवर्नमेंट विश टू प्रोवाइड। इज एवरीवन क्लियर? 46 के बाद आता 47। AK 47 से याद रखना आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स पे बैन लाना और न्यूट्रिशनल हेल्थ पे फोकस करना। सरकार को लोगों को न्यूट्रिशनल हेल्थ का बात करनी, उसको प्रोवाइड करनी, उसको प्रमोट करना, और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स या ड्रिंक्स है उस पर प्रतिबंध लाना। दैट इज आर्टिकल 47। याद रहेगा AK 47 से? अभी तक के क्लियर हो गए? 41 से 47 चेक करो याद हुए हैं कि नहीं? फ्रॉम आर्टिकल 41 to 47। हो गया जी? कौन सा? न्यूट्रिशन वाला गांधीयन। इसका आधा आधा अगर आप किताब में देख रहोगे ना, आधा गांधीयन में है, आधा लिबरल इंटेलेक्चुअल में है। जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल में दिया हुआ है, और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स है वो गांधीयन में दिया। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि कई जगह पर प्रिंसिपल आधा उधर बांटा हुआ, आधा इधर। इसका मतलब ये नहीं कि दो आर्टिकल है,
तो उसको बाद में कैटेगराइज किया हुआ है ऐसे। एम आई क्लियर टू यू? ये क्लियर है जी सभी को? बढ़े आगे। अगला कौन सा था? 47 क्लियर हो गया दिमाग में। 48 पे आइए। 48 में क्या बात की गई है? टू ब्रिंग अ बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ काउज एंड एनिमल्स लिखा। और क्या? एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है और मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे लेके ना एग्रीकल्चर को भी। तो अगर आप 48 की बात करें, खेती की बात करें, खेती को मॉडर्न लाना है, इसी के बेसिस पे सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आई है और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करना है। समझ आ रही बात? ये चीज़ पे भी मतलब एग्रीकल्चर पे भी पूरा सरकार को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा ये भी बात क्या की है 48 में, ये जो काऊ दूध देने वाले जानवर है या कोई भी जानवर है उनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? आर्टिकल कौन सा? 48। जैसे आपके काउज में यार जो भी पाल लेते हैं ना, मतलब अपने डंगर वगैरह, गाय वगैरह, तो वो टैक्स देते हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। बिल्कुल, एक तरह का गवर्नमेंट का टू प्रोटेक्ट दीज है उस चक्कर में। वो जो आ रहे हैं हाँ, वो एक्चुअली उनकी हेल्थ को प्रमोट या मॉडर्न करना, वही बिल्कुल उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है 48A। 48A में इन्वायरमेंट, 42nd अमेंडमेंट याद रखनी है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। टू सरकार को कोशिश करनी चाहिए वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स को, फ्लोरा एंड फौना को, एनवायरनमेंट को बचाना। एम आई क्लियर टू यू? कौन सा आर्टिकल? 48A। आ जाओ 49 पे। सर जो परमिशन लेते हैं हम हाइड्रोकार्बन प्लांट बनाने के लिए, तो उससे मतलब इस आर्टिकल से जाना पड़ेगा। तू यार दिमाग कहीं का कहीं ले लेता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ भी आर्टिकल से जाना नहीं है। अब तेरे को बचपन से बताया गया कि सच बोलना, ये भी तेरा प्रिंसिपल है कि कोई तेरे ऊपर जुल्म करे तो जवाब देना। इट्स ठीक है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। ये जरूरी नहीं, ये इसी प्रकार ये प्रिंसिपल्स हैं एक तरह के गवर्नमेंट के, ये फॉलो करने चाहिए। और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। चेक करोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर, हर बार ही पूछता कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा नहीं है। दे डू आस्क यू दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर टू यू? हम किस पे पहुंचे? 49 पे। 48A तो समझ आ गया, प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट ਨੂੰ। 49 है अपने देश के मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, लाल किला, ये सारे इनको बचाना सरकार का कर्तव्य है। नहीं तो उत्थे जाके तीर कमान डाल के और दिल बना के बैठे हैं, वो नहीं करना। यार जहाँ पे नुक्कड़ पे वहीं पे शौचालय बना रखा है। क्लियर है? इन्वायरमेंट को सरकार ने तभी वहाँ पर प्रॉपर फोर्सेस भी डिप्लॉय की होती हैं। अब तो रिसेंटली इस पे भी सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनियों को दे रही है कि प्रोटेक्ट करें। ज़रूरी है। ले यहाँ पर दिया हुआ ना 49 में कि भाई इन मॉन्यूमेंट्स को बचाना। क्लियर हो गया जी? 49 के बाद 50, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। जुडिशरी और एग्जेक्टिव को अलग अलग रखना। ये याद करने का तरीका 50-50, आधा आधा करना। जुडिशरी और एग्जेक्टिव को अलग अलग रखना। मिक्स हो गया तो काम खत्म है। एम आई क्लियर टू यू? नेक्स्ट है आर्टिकल 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और आपस में दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना। रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज, मेंटेन गुड रिलेशन विद द नेशंस। इसमें पेपर में डाल दी थी एक बीच में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजना, गलत था वो। समझ आया वैसे? अब जरा एक बारी पहले आर्टिकल्स चेक करिए 36 से 51 तक, पीछे से शुरू करिए। मैं भी रिवाइज करवा के याद करवा के छोड़ना है। 51 से शुरू करिए। हाँ बता रहा है आंसर? नहीं आप बोल रहे याद कर रहे हैं। याद करो पहले फिर मैं पूछूं। 39 कंपेयर करके 38 में हम बात कर रहे हैं दोस्त, हमें
एक वेलफेयर तो बनाना है, एक सोशल ऑर्डर बनाए रखना जरूरी है। टू प्रमोट सोशल ऑर्डर एंड ब्रिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसमें 44th अमेंडमेंट ऐड हुई थी 38th में, और इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म करनी। वैसे 38 39 बिल्कुल सेम लगते हैं, बात एक ही लग रही है जो बात कर रहे हैं। सोशल ऑर्डर बनाए रखना और प्रोटेक्ट करना ये जो इनइक्वालिटी को है, इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है, एंड प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स। ये सारा 38 में दिया हुआ है। क्लियर हो गया जी। 39 में आपको वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना? आपको फिर से मैं कह रहा हूँ यार, इन आर्टिकल्स को टिप्स पे हो जाएंगे ना अगर आप। मेरे हिसाब से अभी तक 90% तो घुस चुका है, बट 10% रिवाइज करके भी समझाऊंगा। वो भी दसूंगा उन्हें। पहले तो अमेंडमेंट वाला बता देता हूँ। सबसे पहले 44th अमेंडमेंट आई थी 38 में, याद आ गया। फिर 42nd अमेंडमेंट से 39A ऐड हुआ था। फिर 42nd अमेंडमेंट से 48A ऐड हुआ था, यह भी मिल गया। एक और अभी मैं बताना भूल गया भाई, जो 43 था उसमें भी 42nd अमेंडमेंट से 43A ऐड हुआ था, वो भी सुन लो क्या था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज 43A। इसमें 43B भी होगा कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दिया जाए। वो 97th अमेंडमेंट से ऐड हुआ। तो टोटल कितने अमेंडमेंट से क्या क्या चीज ऐड हुई, समझ आ गई अभी? आपकी बुकलेट पे ना सारे डीपीएसपी पे PYQs दिए हुए हैं। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, नियरली 20 to 30 होंगे, जितने भी एनडीए में पूछे, सीडीएस में पूछे, सीएफएफ में, वो सारे करने हैं आपने अभी। और पहले क्लियर हो गया इतना। अब जरा 51 बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और पीस बनाए रखना। 50 में सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। 49 में सरकारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को बचाना। 48A में इन्वायरमेंट को बचाना। 48 में स्लॉटर ऑफ काउज एनिमल्स, ये सारा बैन रखना। यह भी क्लियर है जी एग्रीकल्चर पे। उसके बाद 47 AK-47 से दारू दूरू सब कुछ बंद, नशे पत्ते सब बंद। और क्या बात की? स्लॉटर ऑफ नहीं 47 में न्यूट्रिशनल हेल्थ पे फोकस करना। फिर 46 में SC ST का क्लियर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हक बचाने। 46 के बाद 45 में एजुकेशन के बात की है, 0 to 6 कर दिया गया। 44 में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43 इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्री पे है। 43 कॉटन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। 43 ये कह रहे हैं कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो। क्लियर हुई बात? पक्का? 42 मैटरनिटी लीव, मैं कितना याद रखना। सोचो मैटरनिटी लीव 42 की एज में लेडी को आइडलाइज कर लो, प्रेग्नेंट है तो मैटरनिटी लीव उसको चाहिए। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना याद करने को। क्लियर हो गया 42। उसके बाद 42 के बाद 41 वो क्या था? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। 40 विलेज पंचायत। 39A एग्री लीगल एड। 39 और 38 जो हमने बात की, वेलफेयर की बात की है दोनों में। 38 में 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ। और फिर 37 इन नॉन जस्टिसाइबल और क्या बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एंड देन यू हैव इज 36 डिफाइंस द वर्ड स्टेट। याद हुआ कुछ? पक्का? इस पे जो क्वेश्चन दिए डीपीएसपी के वो करिए। इसके बाद अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीपीएसपीज इन द अदर पार्ट्स, और ये भी डिस्कस करेंगे डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। 2 बार ये आपके पेपर में, सीएफएफ के पेपर में आ चुका है कि डीपीएसपी ज़्यादा पावरफुल है या फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा पावरफुल। एम आई क्लियर टू यू? समझ आया जी ये सभी को? पक्का? करिए फिर याद।
हाँ जी, कोई बात मिले सारे डीपीएसपी के इकट्ठे क्वेश्चंस हैं इसमें? हाँ जी सोनम, मिले आपको? पेज नंबर है इस पे वैसे आपके पास? मिल के ट्राई करिए सारे।